के चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज की कक्षा में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 हिंदी साहित्य, अध्याय नंबर है 21, संस्कारों व शास्त्रों की लड़ाई, जिसका कुछ भाग है वो हमने कल की कक्षा में अध्ययन कर लिया था। आगे जो आधा भाग बचा हुआ है, शेष भाग है, उसका अध्ययन आज की कक्षा में करते हैं। जैसा कि हमने कल की कक्षा में बात की थी कि संस्कार और शास्त्रों की लड़ाई के अंतर्गत कि व्यक्ति होते हैं कि जो मनुष्य जो समाज में रहता है, समाज में रहकर उसे परिवार की जिम्मेदारियां भी निभानी होती है, साथ में समाज की जिम्मेदारियां हैं वो भी निभानी होती है। तो इन दोनों के बीच में है बड़ी ही दुविधाजनक स्थिति उसके सामने कभी कभी है वो आ जाती है। जो कभी कभी बड़े संस्कारों की बात करते हैं, बड़े अपने सिद्धांतों की बात करते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थितियां उसके सामने पैदा हो जाती है कि उन्हें अपने संस्कारों को पीछे रखकर, अपने सिद्धांतों को छोड़कर, अपने परिवार का मान रखते हुए, उनकी भावनाओं की कदर करते हुए अपने उन सिद्धांतों का त्याग है वो करना पड़ता है। वैसे ही जो हरिशंकर प्रसाई जी है, जो एक व्यंग्यकार के रूप में जिनको प्रसिद्धि प्राप्त है हिंदी साहित्य जगत में, एक व्यंग्यकार के रूप में जिन्हें जाना जाता है, तो ये इन्हें व्यंग्यात्मक ही निबंध है संस्कार और शास्त्रों की लड़ाई। तो इसमें ये व्यंग्य करते हैं उन संस्कारवादियों के प्रति, जो उन सिद्धांतवादियों के प्रति की जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन समय आने पर उन्हें भी है वो अपने जो सिद्धांत है उन्हें पीछे करना पड़ता है, किनारे पे करना पड़ता है, हाशिए पे खड़ा कर देना पड़ता है। तो वैसे अपने एक मित्र की बात बताते हैं जो कभी कहते थे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले थे और जो कभी ने धार्मिक जो ये कार्यक्रम होते हैं इनको नहीं मानते थे, लेकिन एक बार जब मुंडन कराए हुए मिलते हैं तो लेखक को बड़ा ही आश्चर्य होता है कि अच्छा तुम्हारे भी बाप था, तुम कहाँ गए थे, प्रयाग गए थे, इलाहाबाद गए थे। तो मन में आता है कि लोग देखिए किस तरह से है अपना बदलाव कर लेते हैं। जब इलाहाबाद में चोरी करने के लिए जाते हैं तब उसे इलाहाबाद नाम दे देते हैं, जब अपने पितरों का पूर्वजों का पिंड दान करने के लिए जाते हैं तब उसे तीर्थराज प्रयाग के नाम से भी है वो जानते हैं। ऐसे कहते हैं अच्छा तुम फादर भी रखते थे, इस तरह से उन पर व्यंग्य है वो करते हैं। और वो कहते हैं कि भाई मैं समझे इसमें, और कहते हैं भाई मन जो थे आपने ले रखी थी, भाई इसमें क्या है, तो इसने कहा कि इसमें उनकी राग है। तो लेखक है उस समय व्यंग्य करते हैं कि अच्छा मैंने तो सोचा कि इसमें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, द्वंद्वात्मक यानी कि दो स्थितियों के बीच में है वो व्यक्ति है वो इधर जाए इस वाली स्थिति में जब आ जाता है तो वो मैंने सोचा वो है तो पहले चिढ़ जाते हैं, लेकिन बाद में कहते हैं कि भाई ये बड़ा विकट संकट है। तो वो लेखक के मित्र हैं वो कहते हैं कि बड़ा ही विकट संकट है, ये बहुत ही गहरा संकट है। एक तो संस्कार और फिर परिवार की भावना, कहते हैं एक तरफ तो हमारे संस्कार होते हैं, दूसरी तरफ हमें परिवार की भावनाओं की भी कद्र है वो करनी पड़ती है। तो लेखक कहते हैं मैं संघर्ष से अनजान नहीं हूँ, क्योंकि मेरे जब चाचा की मृत्यु हुई थी तो तब मैंने भी है श्राद्ध न करने का संकल्प लिया था, लेकिन उस समय पहले कि परिवार में मेरी जो फजीहत हुई, जो मेरी बेइज्जती हुई, जो मुझे है वो तिरस्कार मिला कि मेरी चाची ने कहा कि बेटा तुम्हारे चाचा की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, उन्हें सुकून भी नहीं मिलेगा। और कह रहे कि जो मैंने अपने मन में संकल्प लिया था कि श्राद्ध न करने का, वो मेरा मन में ही धरा का धरा रह गया। तो सारे मेरे मन में सवाल, यदि किसी सामाजिक क्रांति में बौद्धिक विश्वास के साथ कोई लगा हो तब चाची कहती बेटा तुम्हारी चाचा की आत्मा को दुख होगा, उन्हें शांति नहीं मिलेगी, उनकी दुर्गति हो जाएगी। तब कहते हैं कि हमें अपने संस्कार है वो पीछे रखने पड़ते हैं, अपने कदम है वो उसे जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के चक्कर में पड़े हुए होते हैं, जो अपने बड़े बड़े संस्कारों की बात करते हैं तो उन्हें अपने कदम है वो पीछे खींचने पड़ते हैं। तब क्या यह कहेगा कि चाचा अगर तुम्हारी यह भावनात्मक क्रांति छोड़ देता हूँ, बेचारा क्या कहेगा कि ठीक है चाचा अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, मैं अपने जो क्रांति के भाव मेरे मन में चल रहे थे, एक समाज में एक क्रांति लाना चाहता था, इसको प्रथा को हटाना चाहता था, तो कह रहे हैं कि अगर आप नहीं चाहते हैं तो मैं इसे छोड़ देता हूँ, अपने कदम पीछे कर लेता हूँ, इसे त्याग देता हूँ। मेरे एक दोस्त है, अब अगले दोस्त की बात कहते हैं कि मेरे एक दोस्त है, मुझसे ज्यादा है वैज्ञानिक दृष्टि संपन्न, मुझसे ज्यादा वैज्ञानिक दृष्टि किससे, लेखक से, वैज्ञानिक दृष्टि संपन्न, विचार और कर्म दोनों से क्रांतिकारी, विचारों से भी क्रांतिकारी और कर्म से भी। अब कई लोग तो ऐसे होते हैं उनकी कथनी और करनी में अंतर होता है, लेकिन अपने मित्र की बात करते हैं कि कथनी और करनी में समान थे, समरूपता थी उनके। तो कहते हैं कि मैं भी उनसे जब कभी कभी प्रेरणा है वो ले लिया करता, तो मेरे तो प्रेरणा स्रोत रहे हैं। एक बार क्या होता है कि मैंने एक बार उन्हें धोती पहने हुए सत्यनारायण जी की कथा करते हुए देख लिया, रंगे हाथों पकड़ लिया, और मैंने कहा कि भाई ये क्या बात है, ये क्या कर रहे हैं। दूसरे दिन पूछा कि भैया तुम्हारी झूठ नारायण ये तुम्हारी क्या हरकत है, तुम तो बड़े बड़े सिद्धांतों की बात करते हो, बड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले हो, मैं तो तुमसे ही प्रेरणा
कि पत्नी की जो माता थी उसके लिए, मदर इन लॉ, तो कहते हैं कि सास ने बहुत ही जोर डाला था कि सत्यनारायण की कथा करनी है तो तब करनी पड़ी। तो अब लेखक कहते हैं मेरा ख्याल था मदर इन लॉ सास से अलग किस्म की होती होगी। अब कह रहे भाई अंग्रेजी में कहते हैं मदर इन लॉ है, भाई ये तो मेरी मदर इन लॉ है, तो अलग विचार रखते होगी। अब देखिए पाश्चात्य संस्कृति है, उसके अनुसार अगर देखें तो पाश्चात्य संस्कृति में ये सब है वो नहीं माने जाते हैं। सत्यनारायण की कथा है, धार्मिक पूजन है, ये सब इनको किधर रखते हैं, बाहर की तरफ रखते हैं। तो कहते हैं कि मदर इन लॉ की बात उन्होंने की तो भाई मैंने तो सोचा मदर इन लॉ वो अलग किस्म की होगी, उनके संस्कार अलग होंगे, लेकिन मेरा जो सोचना था वो मिथ्या था। तो कहते हैं कि नहीं, मैंने एक ही इसका हल निकाला कि सिर्फ तजुर्बे का ही फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। जो मदर इन लॉ है वो कहलाती है क्रांति की दुश्मन। जो सास होती है मदर इन लॉ होती है क्रांति की दुश्मन होती है, क्योंकि एक तो वो क्या होती है बेटी देती है, परिवार को बसाती है, और दूसरे पर वो पत्नी है अपने फर्ज का पालन करते हुए बच्चे पैदा कर देती है। और सास जब कहते हैं वो व्यक्ति दामाद है, जो व्यक्ति है अगर कोई क्रांति करना चाहे, कोई बदलाव करना चाहे तो वही सास आकर कह देती है कि दामाद जी ये क्या कर रहे हैं, कम से कम अपना नहीं, अपनी पत्नी का नहीं, इन बच्चों का तो सोचिए। अब यहाँ क्रांति की दुश्मन बनकर सास है वो आ जाती है, इसलिए कहलाती है कि मदर इन लॉ है वो क्या है क्रांति की दुश्मन कहलाती है। किस आधार पर की, क्योंकि वो बीवी देती है, भाई बीवी है वो अपना फर्ज पूरा करते हुए बच्चे दे देती है, और बच्चों के कोई माध्यम बनाकर भाई कम से कम इनके बारे में तो सोचिए, आप अपना नहीं सोचते, अपनी पत्नी का नहीं सोचते, बच्चों के बारे में तो सोचिए। और बेचारा जो क्रांति करना चाहता था उसके विचार है वो वहीं धरे के धरे रह जाती हैं। तो लाला की क्रांतिकारिता वो भ्रांतिकारिता में बदल जाती है। अब आती है कि मदर इन लॉ के शिकार 20-25 क्रांति दर्शकों की हत्या तो इधर मेरे पास ही रखी हुई है और लोगों के पास भी होगी। अब कहते हैं कि जो अगर कहते हैं कि क्रांति की बात को है वो नगण्य नहीं करते, उस पर चलते हैं तो उनकी हड्डी पसलियां हैं वो टूट जाती है ना, इतनी नौबत तक भी आ जाती है। संस्कार और शास्त्र की लड़ाई बड़ी दिलचस्प होती है। अब देखिए संस्कार और शास्त्रों की लड़ाई बड़ी दिलचस्प होती है। इस लड़ाई में व्यक्ति है उसकी कथनी और करनी में बहुत फर्क आ जाता है, रात दिन का फर्क आ जाता है। कहते कुछ और है, अपने संस्कारों के लिए, अपने सिद्धांतों के लिए वो समाज में कहते हुए कुछ फिरते हैं, लेकिन जब परिस्थितियां सामने आती है, जब परिवार की बात आती है, जब पत्नी की बात आती है, बच्चों की बात आती है, तो वही सिद्धांत है वो धरे के धरे रह जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हमें समाज में वो देखने को मिलते हैं, बड़े दिलचस्प होते हैं। कैसे संस्कार और शास्त्रों की लड़ाई। अब आगे चलते हैं संस्कार और अर्थशास्त्र की लड़ाई भी। अब संस्कार और अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र मतलब पैसे वाला, धन वाला। अरे भैया इसकी तो बात ही अलग है, पैसे बाप ना भैया, सबसे बड़ा रुपया वाली बात है कि इसमें है कि लोग पैसे के लिए अपने जो संबंध होते हैं उनको भी तोड़ देते हैं, उनसे मुंह मोड़ देते हैं, यहाँ तक कि उनकी हत्या तक, कत्ल तक कर डालते हैं, अपने संबंधों का गला घोंट देते हैं। तो भाई ये पैसा तो बड़ा ही दिलचस्प है, और इसकी कहानी भी है वो बड़ी दिलचस्प होती है, सुनाते हैं आपको, सुनिए। एक शहर में 2 साल पहले किसी सांस्कृतिक आयोजन में गया था। लेखक कहते हैं मैं एक शहर में गया था किसी सांस्कृतिक आयोजन में। एक साहित्यिक रुचि के सज्जन बहुत पीछे पड़े कि मेरे घर चाय पीने चलिए। एक साहित्यिक रुचि वाले थे, भाई साहित्य में रुचि रखते हैं, कविता की में जिसकी रुचि होती है कि भाई आप तो कवि हैं, आप तो बहुत बड़े लेखक हैं, व्यंग्यकार के रूप में आपको जाना जाता है, और आपकी तो हिंदी साहित्य जगत में है वो बड़ी ही धूम मची हुई है, चलिए आप मेरे घर चाय पीने के चलिए, मुझे साहित्य में बड़ी ही रुचि है, चाय पीने के लिए ले जाते हैं। हर बार आगे के साथ में जरूर जोड़ते सरिता ने कहा है, और जितनी बार आग्रह किया उतनी बार पत्नी का नाम लेके भाई सरिता ने कहा है कि आप हमारे घर चाय पीने के लिए अवश्य चलिए। समझा हमने समझा कि सरिता इनकी पत्नी होगी, साहित्य पढ़ती होगी, कुछ कवियों वगैरह, कुछ कविता वगैरह भी लिखती होगी। अब जब बार बार सरिता का नाम ले रहे थे तो लेखक ने सोचा, परसाई जी ने, कि भाई कविता इनकी शायद पत्नी ही रही होगी, और कविता का उन्हें शौक होगा, कुछ काव्य है वो लिखती होगी, साहित्य में उनकी रुचि होगी, इस तरह का धारणा है वो बनाते हैं उनके लिए, और लिखती होगी। चाय पीने पहुंचा, चले जाते हैं, इतना आग्रह किया। कवि तो लेखक होते हैं, बड़े भावुक होते हैं, प्रेम से जब कोई आग्रह करता है तो तुरंत है वो पिघल जाते हैं, मोम की तरह चले जाते हैं। चाय पीने पहुंचा तो बैठक में उन्होंने पर्दे की तरह मुंह करके मेरे आने की घोषणा कर दी। अब बैठक में गए तो पर्दे की तरफ मुंह करके घोषणा कर देते हैं कि कौन आ गए, परसाई जी है वो आ गए हैं चाय पीने के लिए। पर्दे से ही, पर्दे के ओट में होकर है वो इशारा है वो कर देते हैं, घोषणा कर दी। दुविधा ग्रस्त अर्ध आधुनिक परिवारों
बड़ी दुविधा की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसे में जब कोई घर पे आता है तो यहाँ एक तरफ तो आधुनिकता का ढोंग रचते हैं, दूसरी तरफ वो अपनी पत्नियों को मर्दों के सामने आने तक से है वो बंधन में कर देते हैं, आने तक नहीं देते हैं। तो अभी क्या होती है, मुझे इसका बहुत पत्नी आती है, नमस्ते के बाद बने बने बातें बोलती है, हम आपकी कहानियां पढ़ते हैं, इतनी हंसी आती है, इतनी हंसी आती है कि बस कुछ मत पूछिए। इसी बात मुझे याद आता है कि दाम्पत्य संहिता का नियम 73 कहता है पत्नी अपना स्वतंत्र मत व्यक्त न करे, व्यक्त करना जरूरी हो तो उसमें पति को शामिल करे। वह पति को शामिल कर लेते, क्यों, वह कौन सी कहानी पढ़ी थी हम लोगों ने पिछले हफ्ते। अब आती है पत्नी सरिता जी आती है चाय लेके, और चाय लेके आती है तो वही रटे रटाए शब्द, नमस्ते जी हम आपकी कहानियां पढ़ते हैं, बहुत ही व्यंग्यात्मक होती है, बहुत पढ़कर हंसी आती है। अब मुझे तुरंत याद आ जाता है कि भाई हमारा जो दाम्पत्य जीवन है उसमें नियम जो 73वां नियम लगा हुआ है कि पत्नी को अपने स्वतंत्र विचार प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो तुरंत अपने पति को शामिल कर लेती है। हाँ जी, क्यों जी, हमने वो पढ़ी थी ना इनके पिछले हफ्ते वो कहानी, कितनी मजेदार थी, कितनी हंसी आती है उसमें। तो इस तरह से अपने पति को भी जोड़ देती है ताकि उनके जाने के बाद घर में वो महाभारत का संग्राम न हो, इसलिए पति को भी शामिल कर लेती है। अगर बच्चा भी हुआ तो अंकल जी को उसके नमस्ते, बच्चा होता है अंकल जी को नमस्ते कीजिए, ये बड़ी कॉमन बातें हैं। ये कहा जाता है अंकल जी तुम्हें मजेदार, और कहते हैं अंकल जी तुम्हें बहुत मजेदार कहानी सुनाएंगे। कभी मुझे वही बच्चों को कहानी सुना देने का आग्रह भी किया जाता है। नुस्खे के बाद तो सब तरह के होते हैं, प्रौढ़ों के लिए डायबिटीज का नुस्खा भी रखना और बच्चों के लिए कुकर खांसी का। मैं बच्चों को राक्षस की कहानी फौरन सुना देता हूँ, आग्रह हो तो उसे ससुर को भी कृष्ण सुदामा की कहानी सुना देता हूँ। अब ले करते हैं तो ये सब चीजें से अनुभव होता मुझे कि एक सामान्य परिवार में जो अर्ध आधुनिकता का ढोंग करते हुए फिरते हैं उनके वाक्य है वो क्या होंगे, वो क्या चाहते हैं। तो कहते हैं कि अंकल जी की कहानी सुनाएंगे तो कहते हैं कि राक्षस की कहानी रटी रटाई रखता हूँ, सुना देता हूँ बच्चों को। अगर कहा जाए कि उनके ससुर जी को भी कहानी सुनाते हैं तो कृष्ण सुदामा की कहानी सुनाकर उन्हें मैं खुश कर देता हूँ। तो कहते हैं नुस्खे है वो मैं तैयार ही रखता हूँ। बैठक में मैंने सोचा सरिता जी बाहर आएंगे और वही भी यांत्रिक चर्चा चलेगी। बड़ी देर हो गई, सरिता जी तो क्या नाली जी भी नहीं है, बड़ा अच्छा प्रेम यहाँ परसाई जी के द्वारा सरिता कहते हैं किसको, नदी को कहते हैं। तो कहते हैं कि बहुत देर इंतजार किया कि अब सरिता जी आए, अब सरिता जी आए, कुछ यांत्रिक बातें चले, लेकिन कहते बहुत देर बैठे रहे। सरिता तो क्या नाली भी नहीं आई यहाँ, नाली जो अपने घर से पानी निकालने के लिए निकासी के लिए होती है, कि सरिता की बात करते नदी की बात करते वहाँ तो नाली भी नहीं आई है ना। थोड़ी समय करते हैं, सोचा चाय लेकर आएंगे, पर थोड़ी देर बाद साकल बजी, पति महोदय भीतर के चाय की ट्रे लेकर आ गए। अब देखिए जो अर्ध आधुनिकता का ढोंग रचते हुए फिरते हैं उनके घर की स्थिति क्या होती है। थोड़ी देर में ही दरवाजे की कुंडी बजती है, पति महोदय अंदर जाते हैं और चाय की ट्रे लेकर आ जाते हैं। बेचारे लेकर इंतजार कर रहे थे कि सरिता जी अब आए चाय लेके, लेकिन कुंडी बजती है और पति महोदय चाय लेकर आते हैं। भीतर से एक बिल्ली निकली, उस घर में बिल्ली एकमात्र माता थी जो पर्दा नहीं करती थी। देखिए कितना अच्छा प्रेम है कि उसी समय एक बिल्ली निकलती है और लेखक सोचती हैं कि इस घर में अगर महिलाओं की बात की, माता की बात की, तो मात्र एक बिल्ली ऐसी थी जो बिना पर्दे के आई थी, बिना पर्दे के बाहर निकली थी। उसी को स्वतंत्रता थी, घर की नारियों को नहीं थी ऐसी स्वतंत्रता बिना पर्दे के बाहर आ जाए। आधुनिकता का जो ढोंग करते हुए फिरते हैं ना उनके लिए साकल धातु युग से चली है, घरेलू कालबेल है। कालबेल यानी कि होते हैं कौन बेल, घंटी बजाई जाती है। वर्तमान समय में बड़ा आधुनिक होते हैं ना, घर के बाहर दरवाजे पे घंटे लगे होते हैं, ट्रेन ट्रेन बजाते हैं। तो कहते हैं साकल जो है वो बहुत प्राचीन समय से है। जब प्राचीन समय में बहुत पर्दा चलती थी उस समय भी ये साकल बजाई जाती थी। तो ये कहते हैं ये तो बहुत पुरानी कालबेल है। सरिता जी कुछ संस्कार अपने घर से लेकर आई होगी, कुछ यहाँ मिले उन्हें, यह पाँव दरवाजे की तरफ बढ़ाती और हाथ सांकल पर चला जाता है। मगर जब स्थिति यह है कि उस आदमी ने बार-बार क्यों कहा था कि सरिता ने आने का था, कहते हैं जब उस आदमी को पता था कि मेरे घर की स्थिति ऐसी है, यहाँ महिलाओं को पुरुषों के सामने आने नहीं दिया जाता है, तो बार-बार आग्रह क्यों करते समय क्यों कहते थे सरिता ने कहा है, सरिता ने कहा है, चाय पीने के लिए आइए, चाय पीने के लिए बार-बार सरिता जी का नाम है वो क्यों लिए जा रहे थे। इस तरह से सरिता का कुल इतना रोल है कि वह नेपथ्य में साकल बजाती है। नेपथ्य मतलब पर्दे के पीछे, पर्दे के उसका रोल केवल इतना ही था कि वो पर्दे के पीछे से साकल बजाती है और पति महोदय उस इशारे को समझ जाते हैं और चाय की ट्रे है वो लेकर आ जाते हैं। इतना ही रोल था उसका। अगर इस आदमी को सरिता को भी मंच पर लाना है तो साकल को निकाल देना चाहिए। अगर ये आदमी चाहता है इस अपने घर की इस परंपरा को बदलना, अपनी इस परंपरा को जो कि महिलाओं को पर्दे के पीछे रखते हैं, एक तरफ आधुनिकता को भी दिखाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं है द्विधा
से उस सांकल को ही निकाल फेंक देना चाहिए, ताकि न रहेगा बांस और न बचेगी बांसुरी वाली बात आती है। निकाल दो, मगर वह खाली चलने लगी। अब देखिए आदत होती है ना, सांकल निकाल देंगे तो क्या होगा, सरिता जी थाली बजाने लगेगी। भाई सुनिए, है ना। 2 साल बाद में वो शहर में गया, फिर मुझे चाय के लिए लेके, अब 2 साल बाद में फिर जाते उस शहर में, वही व्यक्ति फिर चाय के लिए लेते। अब देखिए कैसे अर्थशास्त्र में संस्कारों को धोबी पछाड़े वो किस तरह। देखिए एक समय जाते हैं तब कितने संस्कार थे, सरिता जी को सामने तक नहीं आने देते हैं, पर्दे में रहती है, सांकल बजाती है, इशारा करती है, चाय तक देने के लिए नहीं आती है। 2 साल बाद में फिर जाते हैं उसी शहर में, फिर ले जाते हैं चाय पीने के लिए। इस बार उन्होंने नहीं कहा कि सरिता ने व्याग्रह है, इस बार उन्होंने सरिता जी का नाम नहीं लिया। उसने नेपथ्य वाला हिस्सा नाटक से काट दिया होगा, तो लेखक है वो समझ गए होंगे कि शायद वो पर्दे वाला जो हिस्सा था, इतने पिछले 2 साल पहले जब मैं इनके घर गया था, तो जो नाटक इनके घर पे चला था पर्दे के पीछे से, तो शायद उसको उस सीन को है इन्होंने कट कर दिया होगा, हटा दिया होगा, ऐसा वो सोचते हैं। मैं बैठक में पहुंचा, उस पर्दे की तरफ मुंह करके मेरे आने की घोषणा नहीं की, और उन्होंने पिछली बार की तरह है पर्दे की तरफ मुंह करके मेरे आने की घोषणा की। पर जरा देर बाद ये सरिता जी ट्रे लेकर बाहर आई, एकाध औपचारिक बात की, फिर घड़ी देखी, बोली आप लोग चाय पिए, मेरा स्कूल का वक्त हो गया। वे चप्पल फटकारती सीढ़ी से उतर गई। सरिता जी आती है, चाय लेके आती है ट्रे में, एक दो नॉर्मल बातें हैं वो की जाती है, इसके बाद में कहती है घड़ी को देखकर कि भाई मेरे तो स्कूल जाने का समय हो गया, आप लोग चाय पीजिए, और वो अपनी चप्पल को फट 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 करती हुई निकल जाती है। श्रीयुक्त सरिता पति बोले, श्रीयुक्त है, श्रीयुक्त किसके लिए लगाया जाता है, जो पैसे वाले होते हैं, वैभवशाली होते हैं, उनके लिए लगाया जाता है। श्रीयुक्त सरिता पति बोले, स्कूल में नौकरी कर लिया, आजकल एक ही कमाई से पूरा नहीं पड़ता ना। बोलते हैं सरिता जी की बात को रखने के लिए कि वो चली जाती है, चाय की ट्रे पकड़ा के चली जाती है, तो कहते हैं कि भाई आजकल जमाना ऐसा है, महंगाई का जमाना था, एक ही कमाई से पार नहीं पड़ता है, इसलिए इन्होंने स्कूल ज्वाइन है वो कर लिया, स्कूल में नौकरी कर ली है, एक ही कमाई से पूरा नहीं पड़ता है। समझ गया, अर्थशास्त्र ने संस्कार को धोबी पछाड़ दी है। अब लेकर के समझ में आता है कि किस प्रकार से अर्थशास्त्र यानी पैसे वाले शास्त्र ने संस्कार, जो 2 साल पहले संस्कारों की बात करते थे, पत्नी को पर्दे में रखते थे, बाहर नहीं आने देते थे, किस तरह से उस अर्थशास्त्र ने संस्कारों को धोबी पछाड़ दे दिया, उसे हरा दिया, उसे बाहर निकाल फेंका उस घर से। हमारे जमाने में नारी को भी मुक्ति मिली है, क्यों मिली है? आंदोलन से, आधुनिक दृष्टि से, उसके व्यक्तित्व की स्वीकृति से नहीं, उसकी मुक्ति का कारण है महंगाई। अगर लोग देखें, कई समाज में लोग होते हैं भाई हमने तो नारियों के लिए बहुत कुछ किया है, हमने नारियों के लिए ये किया है, उसके व्यक्तित्व को निखारने के लिए क्या है, उसको समाज में समान दर्जा देने के लिए, उसे समानता के अधिकार के अंतर्गत लाने का प्रयास किया है, ये किया है, वो किया है, ये सब फालतू के ढकोसले हैं। लेकर के अनुसार कहते हैं कि हमारे जमाने में नारी को मुक्ति तो मिली है, लेकिन क्या उसे मुक्ति आंदोलन से मिली है? कतई नहीं मिली है। किसने आंदोलन किया नारियों को मुक्त करने के लिए? वही ऐसा आंदोलन जो नारियों को लेकर, नारी की मुक्ति के लिए लेकर हुआ और उसे सफलता मिली हो? नहीं। तो कहते आधुनिक दृष्टि से, क्या सभी लोगों की दृष्टि वो आधुनिक दृष्टिकोण वाली हो गई? कतई नहीं है। आज भी समाज में ऐसे लोग हैं जो कैसी आदिकाल से चली आई उन परंपराओं को वैसा दृष्टिकोण रखने वाले हैं, निम्न दृष्टिकोण रखने वाले हैं, आधुनिक दृष्टिकोण नहीं रखने वाले हैं, वो तो उसे भी नहीं मिली है। उसके व्यक्तित्व की स्वीकृति से, क्या नारी ने अपने व्यक्तित्व की स्वीकृति के लिए अपने आप को मुक्त किया है? तो नहीं। कौन मानता है समाज में नारी की बात? पुरुष प्रधान समाज है भाई, यहाँ नारी को बातों को मानने वाला कौन है? तो उसके व्यक्तित्व की स्वीकृति से भी उसे मुक्ति नहीं मिली है। आज अगर नारी को मुक्ति मिली है तो उसका सबसे बड़ा कारण है महंगाई, कि दिन रात जो महंगाई रूपी सूत्र है वो अपना मुंह है बढ़ाई जा रही है। उस महंगाई के कारण ही आज नारी को है वो पुरुष के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर है वो अपने घर को छोड़कर समाज में निकलना पड़ता है, बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि एक व्यक्ति की कमाई से पूरे परिवार का भरण पोषण है वो नहीं किया जा सकता, सरलता से, सुगमता से नहीं किया जा सकता। इसलिए नारी को आज लोगों ने मुक्ति दी है कि वो भी अपने पैरों पे खड़ी हो, अपने स्वाभिमान के लिए जिए, अपने कुछ पैसे कमाने के लिए जिए और घर का जो खर्च है वो आसानी से चलाया जा सके। इस कारण से नारी को है वो मुक्ति मिली है। नारी मुक्ति के इतिहास में यह वाक्य हमारे का एक ही कमाई से पूरा नहीं पड़ता। अब नारी की मुक्ति के लिए अगर कोई बात करते हैं, भैया आपके घर की बहू तो है वो कमाने के लिए जाती है, होते हैं ना समाज में। आस पड़ोस में ऐसे लोग होते हैं, एक
उन्हें पीछे छोड़ते जा रहे हैं, उन्हें किनारे पे करते जा रहे हैं। ऐसी युवा पीढ़ी आ रही है, ऐसी आने वाली और पीढ़ियां होगी जो धीरे धीरे अपने संस्कारों को भूल रही है, अपने संस्कारों से मुख मोड़ रही है। किस ओर में? एक केवल पैसे की ओर में, धनवान बनने की ओर में, अर्थ कमाने की ओर में है, वो अपने संस्कारों को है वो पीछे छोड़ती चली जा रही है। इधर एक लड़के ने लड़की को उसी की इच्छा से भगाकर सरकारी शादी कर ली। अब एक लड़के की बात करते हैं, एक लड़के ने एक लड़की को उसी की इच्छा से, दोनों की मर्जी थी, भगाकर शादी कर ली, है ना, सरकारी शादी कर ली, यानी कि कोर्ट मैरिज कर ली जाके। लड़का योग्य था, सुंदर था, अच्छी नौकरी वाला था। पहले लड़की की माँ ने संस्कारों ने जोर मारा, उसे हाथों पर मचे। अब पहले तो लड़की की जो माँ थी बड़ा वो अल्लाह किया कि भाई ये कोई हमारे संस्कार है क्या, एक लड़का है लड़की को भगाकर शादी कर ले, ये हमारे घर के संस्कार नहीं है, जैसे वैसे हाथों पर किया। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि अर्थशास्त्र ने से बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने संस्कारों को एक पटक नहीं दी। अब लड़का था, पैसे वाला था, धनवान था, तो अर्थशास्त्र ने संस्कारों को इस तरह से पछाड़ा देके कैसे, माँ ने सोचा कि ये तो 15,000 दहेज के लिए रखे थे, सब बचे। अब जैसे ही पता चला कि लड़का अच्छी नौकरी करने वाला, अच्छी सरकारी नौकरी करने वाला, पैसे वाला है, तो मन ही मन सोचती है कि बहुत अच्छा हुआ, ये तो भागकर शादी कर ली। एक तो जो शादी के लिए 15,000 रुपये रखे थे वो बच गए, और दूसरा है फिर 15,000 में इतना अच्छा लड़का भी नहीं मिलता। अगर हम इसकी शादी के लिए है वो 15,000 जो हमने रखे थे इसकी शादी में लगाने के लिए, उसे इतना अच्छा लड़का है, इतने अच्छे सरकारी नौकरी वाला लड़का भी नहीं मिल पाता, है ना। और उन्होंने काट बांट कर दावत दे दी, और अंत में उन्होंने देखा कि जो अर्थशास्त्र था उसने संस्कारों को पटकनी लेकर के, उसे पछाड़ करके और अपनी जीत हासिल कर ली थी। उसी महिला ने, उसी लड़की के परिवार ने सबको काट बांट कर है वो दावत दे दी। तो इस प्रकार बड़ी दिलचस्प होती है ये कहानियाँ। संस्कार और शास्त्रों की लड़ाई बड़ी दिलचस्प है, संस्कार और अर्थशास्त्र की लड़ाई उससे भी ज्यादा दिलचस्प होती है। ऐसे ऐसे व्यंग्य है वो परसाई जी ने समाज में है वो कि है, अपना पाठ है वो पूरा होता है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए उसके कुछ प्रश्न है वो देख लेते हैं। इसमें उनके अनुसार क्रांतिकारी, क्रांति के सबसे बड़ी दुश्मन मदर इन लोगों को माना है। निबंध में देखिए नारी मुक्ति का कारण किसको मानता है? अब ये भी बात की हमने, महंगाई को मानता है। महंगाई के कारण है नारी को घर छोड़कर बाहर निकलना पड़ता है कमाने के लिए। पिंडदान करने जाते समय इलाहाबाद को क्या कहते हैं? तीर्थराज प्रयाग के नाम से उसे जानते हैं। मदर इन लॉ साथ में क्या करते हो, लेकर सोचते हैं मदर इन लॉ है वो इतने संस्कारों से परे होंगे, लेकिन कहते हैं कि कोई फर्क नहीं, केवल तजुर्बे का फर्क है और कुछ नहीं। लेकिन कि मित्र को भी उसके घर ले जाते हैं, उसके यहाँ बिना पर्दे के एकमात्र मादा कौन थी? वो बिल्ली आती है, वही थी। संस्कारों ने सीने पर चढ़कर गला कौन दबा रहा है? अर्थशास्त्र दबा रहा है। अर्थशास्त्र पैसे के लिए है, लोग भूल जाते हैं अपने संस्कारों को। संस्कारों शास्त्रों की लड़ाई नाम निबंध परसाई जी की किस निबंध संग्रह से लिया गया है? संस्कारों शास्त्रों की शिकायत मुझे भी है से लिया गया है। उनके निबंध संग्रह से शिकायत मुझे भी है से लिया गया है। लेखक को दोस्त के पिता की मृत्यु के अपेक्षा उसकी चिंता अधिक क्यों थी? क्योंकि भाई मित्र था, बड़ी ऐसी बातें करता था, मार्क्सवाद को मानने वाला था, है ना। तो ऐसे मैं वो कह रही कि मुझे तो उसके पिता के नहीं, जिसने इसने अपने मार्क्सवाद को अपना पिता बना रखा हो, तो मुझे तो उसकी ज्यादा चिंता थी। अब वो क्या करेगा इस तरह से। लेखक के अनुसार प्रयाग और इलाहाबाद में क्या अंतर है? लोग जब पिंडदान करने के लिए जाते हैं तब तीर्थराज के नाम से जानते हैं, और जब उसे वही उसी शहर में चोरी करने के लिए जाते हैं तो उसे इलाहाबाद शहर नाम, बड़ा इलाहाबाद शहर का नाम है वो दे दिया जाता है। मदर इन लॉ को क्रांति का दुश्मन मानते हैं क्योंकि मदर इन लॉ है, जब भी कोई व्यक्ति है समाज में क्रांति करना चाहता है, एक क्रांतिकारी विचारधारा को लाना चाहता है, ऐसी परंपरा को हटाना चाहता है कि जो समाज के लिए उपयुक्त नहीं होती है, तो तुरंत साथ आकर कह देती है, अरे दामाद जी अपना नहीं, पत्नी का नहीं, कम से कम बच्चों का तो सोचिए। क्योंकि उन्होंने उसका घर बसाने के लिए बीवी दी थी और बीवी ने अपना फर्ज पूरा करते हुए बच्चे पैदा कर दिए थे। तो वही कहते हैं कि भाई आप कम से कम इन बच्चों का तो सोचिए, बच्चे का तो सोचिए। लेखक के पास सुनाने का आग्रह करने पर किस किस तरह के लोग से, अब लेखक है जब उनको घर पे बुलाया जाता है औपचारिक बातों के बाद में, अंकल जी, बच्चे को बुलाया जाता है, अंकल जी को नमस्ते कीजिए, अंकल जी आपको कहानी सुनाएंगे, तो कहते हैं मेरे पास बहुत अच्छा नुस्खा था, मैं बच्चों के लिए वो राक्षस की कहानियां रखता हूँ तो वो सुना देता हूँ, बड़े बुजुर्गों के लिए कृष्ण सुदामा की कहानियां वो रख के रखता हूँ तो वो सुना देता हूँ, सबके सब खुश के खुश। तो इस तरह से बड़े नुस्खे रखते हैं। तो बड़ा अच्छा अनुभव था उन्हें मध्यम परिवार का, जो कि अर्ध आधुनिकता का ढोंग है वो करते हैं। लड़की की माता की किस तरह की सोच है पता लगा कि आपका संस्कार को पटक भी दिया। लड़की की माता कहते हैं कि अच्छा हुआ तो लड़की ने भागकर शादी कर ली। एक तो जो इसकी शादी के लिए 15,000 रुपये बचा कर रखे थे वो बच गए, दूसरा उन 15,000 रुपये में इतना अच्छा लड़का है वो, संस्कारी, सुंदर, अच्छा नौकरी करने वाला, इतना पैसे वाला है वो नहीं मिलता। इससे पता चलता है कि अर्थ
से याद कीजिए, पाठ को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। अगली कक्षा में अगले पाठ के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, शुभ दिन।